हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिजल तिवारी आपके सामने हाजिर हूँ और आज एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ द मेंटर फैक्ट्री नाम से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेलीग्राम पे मैं इसी नाम से अवेलेबल हूँ, बट फिर भी मैं बहुत समय से सोच रहा था कि यूट्यूब पर भी कुछ अपना लेकर आऊँ, तो अब मैंने अपना खुद का चैनल ये लॉन्च कर दिया है। आई होप आप इसमें हमारा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो पहली क्लास इसलिए मैंने पीवाईक्यू डिस्कशन की रखी है कि आज से 10 दिन बाद आपका एग्जाम है, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, तो एक क्विक रिवीजन टाइप में हो जाएगा और प्रीलिम्स के बाद हम साथ में जुड़ जाएंगे 2026 के लिए। और डिटेल्ड वहां पर हम क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे कि भाई किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसी में हम आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। छोटी सी क्लास रहेगी, क्विक रिवीजन क्लास रहेगी। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा इन 10 दिनों में आपके जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पीवाईक्यूज हैं उनको डिस्कस करूं और साथ ही साथ उनके साथ हम जो क्वेश्चंस और आते आ सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उन पर भी डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पिछले साल का एक क्वेश्चन आया है, तो एक क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है भाई, इसको डिस्कस करेंगे और साथ में इसको समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये कह रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मोटर व्हीकल और करेंसी स्वैप्स, और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, यहां पर आपको समझना होगा कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि डिफिनीशन क्या होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करोगे तो बेसिकली एक मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो किन्हीं दो पार्टीज के बीच में किए जाते हैं, जहां पर एक पार्टी ऑब्लाइज होती है रीपे करने को और एक पार्टी ऑब्लाइज होती है पेमेंट करने को, ताकि वो लेटर डेट पे उससे ऑन इंटरेस्ट पेमेंट वापस ले सके। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अब अगर पर्सन ए को अचानक से क्या होता है कि 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई। अब ये 1,000 करोड़ रुपए इसके पास तो है नहीं। अब इसको क्या है, इसको बी से पैसा चाहिए। तो ये बी के पास जाएगा, कहेगा भैया हमें 1,000 करोड़ रुपए चाहिए और इसके बदले में मेरे पास एक कोलेटरल रखा हुआ है, एक असेट रखा हुआ है, उसको हम रख रहे हैं आपके पास, और जब हम आपको अपना 1,000 करोड़ रुपए वापस करेंगे तो हम आपसे ये एसेट ले लेंगे। बी कहेगा ठीक है। तो ये जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट होगा एक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में होगा। ये इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, ये डेप्ट फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका ये डिवेंचर फॉर्म में हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बी है वो ए के साथ एक एग्रीमेंट करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हम आपको 1,000 करोड़ रुपए दे दे रहे हैं, लेकिन एक लेटर फिक्स डेट को मान लेते हैं, जैसे 6 महीने बाद के बात करते हैं। तो ये कहेगा कि चलो मान लेते हैं अक्टूबर में 15 तारीख को, तो 15 अक्टूबर को आप हमें इस 1,000 करोड़ पे XYZ इंटरेस्ट दोगे, जो इंटरेस्ट रेट रखना है, और आप हमें जो है पैसा वापस करोगे, तब आपको आपका हम असेट वापस कर देंगे। यानी कि ये एक मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। यानी जिसके पास पैसा ज्यादा है वो कम पैसे वाले को पैसा देगा और बाद में इंटरेस्ट पे उसको वो वापस प्राप्त कर लेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इन तीनों में से कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। तो बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं हाइब्रिड फॉर्म ऑफ इक्विटी होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है और आप जो है 5 कंपनियों की इक्विटी खरीदना चाहते हो या 4 कंपनियों की इक्विटी खरीदना चाहते हो। कौन कौन सी कंपनियों की, तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आप आईटीसी की खरीदना चाहते हो, आप एमआरएफ की इक्विटी खरीदना चाहते हो, आप रिलायंस की भी इक्विटी खरीदना चाहते हो। ठीक है। और आप जो है एक बार को कोशिश कर रहे हो कि हम पेटीएम की भी इक्विटी खरीद लें। मान लेते हैं 4 कंपनियां रख ली। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो अगर आप खाली आईटीसी का लेने जाते तो आपको 70 रुपए का आईटीसी का पड़ रहा है। ठीक है। 50 रुपए का एमआरएफ का पड़ रहा है, 30 रुपए का रिलायंस का पड़ रहा है और 40 रुपए का आपका पेटीएम का पड़ रहा है। अब देखो, अगर आप इन सब को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा जाके 190 रुपए। लेकिन आपके पास अवेलेबल कितने हैं, 100 रुपए हैं, लेकिन आप चाहते हो कि हम चारों में इन्वेस्ट कर पाए। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है आपको कुछ इसी तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इक्विटी होते हैं जो आपके यहाँ पर क्या करते हैं, आपके बिहाफ पर मल्टीपल शेयर्स को एक ही बार में खरीदने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देयर काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हालांकि म्यूचुअल फंड्स नहीं होते बट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको ट्रेड किया जाता है स्टॉक मार्केट।
ठीक है। म्यूचुअल फंड्स और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को बाद में हम कभी डिटेल में पढ़ लेंगे। बट बेसिकली एक तरीके से ये म्यूचुअल फंड के रूप में ही बिहेव करते हैं, ऑल्दो डिफरेंट होते हैं। बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने इसी रुपए में हम मल्टीपल कंपनीज के स्टेक्स को खरीद सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब मल्टीपल स्टेक्स को क्यों खरीदते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए किसी एक कंपनी में कोई लॉस हो तो उसको दूसरी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसकी भरपाई कर सके। एक तरीके से सिक्योर मीडियम होता है कि हमारे पैसे का लॉस मिनिमाइज हो और हम प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो नो डाउट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है आपका, तो आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अगला देखें हम, तो ये मोटर व्हीकल है। अब देखिए भाई, मोटर व्हीकल तो किसी भी तरीके से आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता भाई। मोटरसाइकिल तो एक आपका फाइनेंशियल असेट हो सकता है, एक असेट हो सकता है, ठीक है, एक लाइबिलिटी भी हो सकती है अगर आपने इसको लोन वगैरह पे लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है। बेसिकली क्या करते हैं, आप इसको रेगुलर पर्पज के लिए यूज कर रहे थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना हो, फिजिकल असेट हो सकता है, फिजिकल लाइबिलिटी भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा है आपका करेंसी स्वैप। तो करेंसी स्वैप क्या होता है, तो देखिए करेंसी स्वैप बेसिकली एक तरीके का मीडियम है जहां पर दो कंट्रीज, कंट्री भी एक दूसरे से क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप हमको एक कंट्री की करेंसी में पैसा दोगे, हेल्प करोगे, और लेटर डेट पे हम क्या करेंगे, हम आपको जो प्री एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उस पर वो पैसा वापस कर देंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगी वो आपस में हम बैठ के बात कर लेंगे। तो ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड करेंसी स्वैप्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए कंसीडर करते हैं। पहला है, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो एनबीएफसीज होती हैं, हमने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो वो कई तरीके के होते हैं। कौन कौन से थे, आपको किसी को याद आए? चलिए सॉरी, हाँ, तो हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। आई होप यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ओके सॉरी, ठीक। तो कौन कौन से होते हैं, तो एक आपको मैंने बताया था बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक होते हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, जो भाई बैंकिंग पर्पस के लिए आते हैं, जो क्रेडिट डेबिट कर रहे होते हैं, डिपॉजिट क्रिएशन कर रहे होते हैं, टाइम डिपॉजिट्स लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं। तो इनके बारे में तो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है। एनबीएफसीज में हम देखें तो एनबीएफसीज भी दो तरीके की होती है, एनबीएफसीज डिपॉजिट टेकिंग, एनबीएफसीज नॉन डिपॉजिट टेकिंग। डिपॉजिट टेकिंग में कौन कौन सी आती थी, जैसे आपकी एलआईसी हो गई, ठीक है, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पेंशन कंपनीज हो गई, तो इस तरह के आपके डिपॉजिट टेकिंग में आते थे जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट आपसे लेते हैं। नॉन डिपॉजिट टेकिंग में भाई बजाज फिनसर्व हो गया, होम क्रेडिट हो गया, ये आपसे पैसा तो ले नहीं रहे लेकिन आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो ये नॉन डिपॉजिट होती है। तो बेसिकली जो आपकी एनबीएफसीज होती हैं ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को जनरली यूज नहीं कर सकती। ठीक है, जनरली यूज नहीं कर सकती। हाँ, कोई स्पेसिफाइड कंडीशन है, कोई प्री डिफाइंड कंडीशन है, या आरबीआई से प्री अप्रूव्ड है तो बात अलग है, यानी कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये एलएएफ को यूज कर सकते हैं, वरना आरबीआई से ये एलएएफ को यूज नहीं कर सकते। अब यहां पर किसी भी प्रकार की स्पेशल सर्कमस्टांस को मेंशन नहीं किया गया था, इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक, अगला देखते हैं। अगला है हमारा, इन इंडिया द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये कह रहा है कि जो एफआईआईज है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रूप में रजिस्टर्ड हैं सेबी के साथ, वो सभी के सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पे रोक नहीं है। तो सेबी अप्रूव्ड जो होते हैं उनको कर सकते हैं, तो ये सही है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो तो ऑब्वियस सी बात है सेबी में आप रजिस्टर्ड होगे, और सेबी में रजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट। भाई बिल्कुल सही बात है, स्टॉक एक्सचेंज चाहें तो डेट जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपके बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इस तरह आपके ट्रेजरी बिल्स होते हैं, इनके लिए एक सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि पहला आपका गलत है, तो भाई पहले के लिए आपको ये एलिमिनेट करना है, ये एलिमिनेट करना है। दूसरा सही है तो दूसरा इसमें है नहीं तो ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, 2 and 3 विल बी दी राइट आंसर। समझ में आया क्या कहना चाह रहे थे ये? ठीक है, तो मतलब थोड़ी सी चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान रखोगे तो आराम से क्वेश्चन को
कर पाओ, है ना। अगला है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितना सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कौन कौन इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, ये ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये जो पेंशन फंड्स होते हैं, यही आपके क्या होते हैं, ये सरप्लस सरप्लस होल्डर्स होते हैं। भाई यही सरप्लस होल्डर्स हैं, यही आपसे डिपॉजिट ले रहे हैं लॉन्ग टर्म का, है ना। सरप्लस होल्डर्स का मतलब इनके पास अधिशेष बकाया होता है, यानी कि इनके पास अतिरिक्त धनराशि होती है। अब ये क्या करते हैं, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्यों खरीदते हैं, क्योंकि मान लीजिए कॉर्पोरेट्स को पैसा चाहिए। अब मान लीजिए अंबानी साहब को पैसा चाहिए, तो अंबानी साहब पैसा लेने कहाँ जाएंगे, तो वो अपने बॉन्ड्स जारी करेंगे। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार कहाँ जाएगी, सरकार बॉन्ड जारी करेगी। अब ये बॉन्ड जो जारी करेगी, खरीदेगा कौन, तो एलआईसी खरीद रही होगी, ठीक है, पेंशन फंड खरीद रहे होंगे, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे होंगे, यही तो खरीद रहे होंगे, है ना। तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, ये तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सवाल उठता है रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि हम जैसे लोगों का, जो छोटे निवेशक होते हैं, जो खुदरा निवेशक होते हैं, ठीक, खुदरा निवेशक मतलब जिनके पास 10,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, 1 लाख रुपया, ये क्या करें, क्या ये खरीद सकते हैं। तो अगर ये सवाल आज से 7-8 साल पहले आता तो शायद इसका आंसर गलत होता। मतलब ये रिटेल इन्वेस्टर्स वाला जो क्वेश्चन है, अगर ये 7-8 साल पहले होता तो शायद इसको हम गलत मान लेते हैं। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको आरबीआई रिटेल डायरेक्ट एप्लीकेशन बोला जाता है। रिटेल डायरेक्ट पोर्टल है बेसिकली ये। आप जब गूगल पे जाओगे, वहां पर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल डालोगे, तो यहाँ पर आपको खुल के आ जाएंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सभी अवेलेबिलिटीज। यानी कि अब रिटेल इन्वेस्टर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल जो है वो आपको ये सर्विस मुहैया कराता है कि हाँ भाई आप निवेश कर लो और आप भी इसमें ट्रेड कर सकते हो। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई होप नहीं होगी। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अच्छा, तो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और कुछ सेक्टर्स हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तो सबसे पहला कह रहा है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो कह रहा है सेकेंडरी सेक्टर। तो इससे पहले हम इसका आंसर सॉल्व करें, मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आप आराम से लगा सको, है ना। चलिए, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जब हम बात करेंगे, देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है। तो प्राइमरी सेक्टर की जब आप बात करोगे तो प्राइमरी सेक्टर में आता है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी जब आप प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्ट प्रयोग कर रहे होते हो बिना उसमें कोई छेड़छाड़ किए, तो वो क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई आप माइनिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लकड़ी काट रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन मतलब आप खुदाई कर रहे हो, ठीक है। अब मिनरल एक्सट्रैक्शन किया तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज कर रहे हो, आयरन ओर निकाल रहे हो, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। जब भी हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर और सिंपल, जब आप प्राइमरी रिसोर्सेज को यानी कि प्राइमरी सेक्टर को क्या करते हो, यहाँ पर अपडेट करते हो, और अपडेट करके यहाँ पर क्या करते हो, उसको न्यू प्रोडक्ट में बदल देते हो, यानी कि एक न्यू फॉर्म दे देते हो। जैसे कि भाई फिनिशिंग करनी है आपको, भाई डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, भाई डेयरी प्रोडक्ट्स आपने दूध निकाला, उसके बाद उसमें से दही निकाला, उसमें से मट्ठा निकाला, तो ये जो आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोसेसिंग वाले काम होते हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। टर्सरी में क्या आता है, तो टर्सरी सेक्टर और आसान, टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी टर्सरी सेक्टर में आती है। भाई ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, यानी कि भंडारण हो गया, ठीक है, उसका परिवहन हो गया, उसको लाने ले जाने का काम हो गया, लॉजिस्टिक्स का काम हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आ जाती है, सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आंसर कैसे करना है। तो पहला अगर आप देखोगे तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोरेज सर्विसेज को ये दे रहा है। अब अगर ये स्टोरेज सर्विसेज को दे रहा है तो ये किस में आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि भाई ये सेवाएं दे रहा है, तो इसीलिए पहला तो यहाँ पर गलत हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है डेयरी फार्म। अब डेयरी फार्म में क्या होता है, तो भाई वहां पर गाय होती है, भैंसे होती है, बकरी होती है, जो भी अपना वहां पर पाला हुआ है, डेयरी फार्म वहां पे होता है। तो ये तो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से आप डील कर रहे हो, तो ये प्राइमरी सेक्टर होगा, तो बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है वीविंग क्लोथ।
अभी मिनरल एक्सप्लोरेशन को 1 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, वीविंग क्लोथ की बात करें तो वीविंग क्लोथ को अगर आप देखोगे तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि क्लोथ, आप मान लीजिए कपड़ा आपने रेशम निकाला, तो रेशम निकाला हो प्राइमरी सेक्टर, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, बुनाई कर रहे हो। अब आप वीव कर रहे हो, बुनाई कर रहे हो, तो क्योंकि आप क्लोथ को वीव कर रहे हो, बुनाई कर रहे हो, इसीलिए ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, इसीलिए ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन पे। इस पे बहुत सारा विवाद हुआ, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई। तो यहाँ पर बेटा एक चीज समझिएगा कि एक्सप्लोरेशन जो है, एक्सप्लोरेशन वो क्या होता है। अब यहां पर समझिएगा, बहुत सारे लोग क्या किए, एक्सप्लोरेशन को बोल दिए कि भाई ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। देखिए, एक्सप्लोरेशन प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता। एक्सप्लोर क्या कर रहे हो, आप खोज रहे हो। खोजना मतलब आप अपना दिमाग का प्रयोग कर रहे हो, आप अपनी सेवाएं दे रहे हो। तो क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, इसलिए ये टर्शरी सेक्टर में आएगा। कई लोगों ने यहाँ पर, कई बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने भी बहुत सारी जगहों पर इसको प्राइमरी सेक्टर का बोला, जो कि गलत है। ये प्राइमरी सेक्टर में एक्सप्लोरेशन नहीं आएगा। अगर यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होता, यानी कि खनिज को निकाला जा रहा होता, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता। लेकिन यहाँ पर खनिज की खोज की जा रही है, और खोज एक सेवा होती है, इसलिए ये टर्शरी सेक्टर में आएगा, ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। और यहीं पर आपको ये चीज समझने की जरूरत थी। तो प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी, ये चीजें आपकी हो गई। तो आपका 2 3 4 हो गया, यानी 3 पेयर सही है, और ये आपका हो गया ओनली 3। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, ओनली 3 विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो बेटा एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाई आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और साथ ही साथ लोगों तक पहुंचाइएगा। रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिलेंगी, हफ्ते में 3 क्लासेस का तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं। उसके ऊपर मैं आपको लाइव भी आता रहूंगा टाइम टू टाइम, उस पर भी डिस्कशन करते रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड सब्सक्राइब द चैनल द मेंटर फैक्ट्री। थैंक यू।